हम लोगों ने पढ़ लिया था कि एटम्स दो प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं, इन द फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इन द फॉर्म्स ऑफ आयन। तो इन द फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने देख लिया था कि वो एटम जो है अपने सिमिलर टाइप्स के एटम्स के साथ कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके, केमिकली कंबाइन करके वो एक अलग मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि केमिकल फार्मूला, ये केमिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। अब केमिकल फार्मूला जो होता है वो किसी भी मॉलिक्यूल्स का, है ना, किसी भी मॉलिक्यूल्स को हम लोग एटम के सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट जो करते हैं उसको हम लोग कहते हैं केमिकल फार्मूला। जैसे कि वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, H2O। तो हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, तो एटम को उसके सिंबल के रूप में जब वो केमिकली कंबाइन हो जाता है, और जब उसे सिंबल के रूप में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं केमिकल फार्मूला। जैसे कि वाटर का केमिकल फार्मूला क्या हो गया, H2O। अब इसी को केमिकल फार्मूला भी कहते हैं और इसी को हम लोग कहते हैं क्या, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि केमिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का दोनों एक ही नाम, मतलब कि अलग अलग नाम है लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। जैसे कि हाइड्रोजन बोलेगा तो हाइड्रोजन मतलब क्या हो जाएगा, वो H2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर जहाँ बोलेगा अमोनिया, तो अमोनिया का केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, तो NH3। और जैसे कि बोला जाएगा इथेनॉल, C2H5OH, ये हो गया इथेनॉल। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि एटम का जो सिंबल है ना, ये तो सेम टाइप का या तो फिर डिफरेंट टाइप का, जब वो आपस में केमिकली कंबाइन कर लेते हैं उसके बाद उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक सिंबल के रूप में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला बोलते हैं। और ये केमिकल फार्मूला जो होता है वो मॉलिक्यूल्स का होता है, और ये तभी निर्माण होता है जब दो या दो से अधिक तरह के एटम्स आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं, तब उसका हम लोग लिखते हैं क्या है, तो केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला सिंपल शब्दों में क्या है, एक तरह का सिंबल है। किसका सिंबल है, तो मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल फार्मूला कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं जिसका नाम है मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, केमिकल फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, ठीक है। टर्म जिसका नाम है मॉलिक्यूलर मास। अब हम लोग इसके पहले पढ़े थे एटॉमिक मास, अब है क्या, मॉलिक्यूलर मास। जिस प्रकार से हम लोग एटॉमिक मास निकालते थे, किसी भी एटम्स का मास को डिवाइड करते थे किससे, कार्बन के 1/12 पार्ट से। ठीक इसी प्रकार से मॉलिक्यूलर मास भी हम लोग निकालते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का गिवन दिया हो मास ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय 12। ये 12 क्यों, क्योंकि हम लोग जो है किसी भी मॉलिक्यूल्स के मास को रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में, इसीलिए हम लोग जो इसको किसे डिवाइड करते हैं, 12 के। मतलब ये हो गया कि कार्बन 12 के एक पार्ट में कितना उस मॉलिक्यूल्स का पार्ट है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब जो है इस मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो इस मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन करने का हमको सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि जो एटम्स दिए हुए हैं हमें, इसका कम से कम एटॉमिक नंबर का 1 से एटलीस्ट 20 तक हमें याद होना चाहिए पहले, तभी हम लोग किसी भी दिए गए मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को हम लोग निकाल पाएंगे। हम एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, जैसे कि
हाइड्रोजन है तो इसका जो है एटॉमिक मास कितना था 1 यूनिट। देखिए पहले एटॉमिक मास से हम लोग निकालते हैं मोलिकुलर मास, क्योंकि एटम्स कंबाइन होके ही क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक इसी प्रकार से एटम के मास को ही ऐड करके हम लोग मॉलिक्यूल्स का मास को ज्ञात करेंगे। उसी बात से यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो 16 यूनिट। अच्छा यू हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये क्या है हमारा, ये है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, अब इसी को अगर चाहेंगे तो 16 AMU भी लिख चुके थे। अब 16 U या 16 AMU या इसी को 16 ग्राम है ना। 16 ग्राम की जैसे हम बात करेंगे तो वो क्या होता है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मास कितना था 16 ग्राम। और हमने इसको पिछले क्लास में बताया था कि ये 16 यूनिट इक्वल टू 16 AMU और ये क्या हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, अब यदि हम बात करें H2O की, अब पूछा जाएगा हमसे कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर कितने एटम हैं, तो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है। कितने ऑक्सीजन है 1, हाइड्रोजन का मास कितना 1U, ऑक्सीजन का मास कितना है तो 16U। ये कितना हो जाएगा 2U प्लस 16U, कितनी यूनिट हो जाएगी ये 18U। ठीक इसी प्रकार से यदि हमको निकालना हो किसी भी अन्य मॉलिक्यूल्स का हमें मास, जैसे कि हम लोग निकालते हैं H2SO4 का, तो लिखेंगे पहले मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4। तो हाइड्रोजन 2 इंटू H, देखिए जितना यहाँ रहेगा नीचे उतना से मल्टीप्लाई, मतलब उसका क्या हुआ है ना, वो शो कर रहा है कि कितना एटम हाइड्रोजन स्थित है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कितना है 1, और 1 तो लिखना कोई जरूरी है नहीं, क्योंकि 1 से मल्टीपल किसी को भी करते हैं तो वो सेम का सेम ही रह जाता है। तो क्या लिख देंगे मास ऑफ सल्फर। अच्छा अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितना आइटम है, तो ऑक्सीजन कितने आइटम है 4 आइटम है, तो 4 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा मास ऑफ अब क्या हो जाए सल्फर, तो मास सल्फर का मास कितना लेते हैं हम लोग 32 यूनिट। अच्छा ऑक्सीजन का 16 यूनिट, 14 टू 28, 32 यूनिट प्लस 64 यूनिट। इसको आपको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है यहाँ तक। अब जो है हम लोगों ने मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करने के लिए सीख लिया, तो इसी में से होमवर्क के रूप में हम लोग को निकाल के डालना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक नए टर्म को पढ़ते हैं जिसका नाम है आयन, है ना। तो आयन जो है वो उसका निर्माण कब होता है, तो आयन का जो निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन को या तो गेन करने से या तो फिर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से। जैसे कि मान लिया जाए कोई एक इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे कि मान लेते हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं लेते हैं, सोडियम लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है ना। तो अच्छा जितना एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर कहते किसको है, तो किसी भी एटम में प्रेजेंट कुल प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसका मतलब सोडियम में कुल कितने प्रोटॉन हो गए, तो 11 प्रोटॉन हो गए। अब यदि सोडियम की यदि बात करें, तो यदि सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है ना, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाएगा, अभी सोडियम आइसोलेटेड एटम है, यदि सोडियम से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है डोनेट कर रहा है। बाहर निकालना मतलब क्या, किसी को देगा। जब इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का इसके पास क्या हो जाएगा कमी हो जाएगा, है ना। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देखिए अभी जब तक ये ना कुछ डोनेट कर रहा था ना ये एक्सेप्ट कर रहा था, तो ना ही इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना ही इसके इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा था। बाकी इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या थी इक्वल थी। लेकिन जैसे ही ये डोनेट करता है तो डोनेट किया, इसका देखिए प्रोटॉन की संख्या तो वही सेम रह गई, प्रोटॉन की संख्या 11 रह गई। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर दिया तो पहले तो इलेक्ट्रॉन कितना इसके पास 11, लेकिन अब कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10, तो बचा इसके पास कितना तो +1। वो भी +1 मतलब
प्रोटॉन की संख्या, तो कितना चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, 1 चार्ज आ जाएगा। यदि अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, अगर मैग्नीशियम 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो 1 पॉजिटिव चार्ज, यदि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो कितना चार्ज आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज आता क्यों है, ये चार्ज इसलिए आता है क्योंकि एक आइसोलेटेड एटम यदि देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, इसका मतलब कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है इसमें, 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 12। लेकिन जैसे ही इससे 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो प्रोटॉन की संख्या तो चेंज नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, -10, क्योंकि इसका क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी कैसी होती है, निगेटिव। तो अब इसके पास ओवरऑल कितना बचता है, 12 - 10 2, वो भी क्या, प्लस या माइनस, तो प्लस में। ठीक है, तो अभी यहाँ पर डोमिनेंट कौन हो गया, प्रोटॉन हो गया। अब प्रोटॉन की प्रॉपर्टी कैसी होती है, पॉजिटिव, इसलिए कैसा चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिंपल सा शब्दों में यही याद रखना है कि वैसे एटम जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं या रिलीज करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और वैसे एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, है ना, जैसे कि क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन एटम में क्या होता है कि यदि यह एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये निकाल रहा है। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये निकाल रहा है, सॉरी गेन कर रहा है, +1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है। तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे एटम जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और वैसे एटम जो इलेक्ट्रॉन का गेन करते हैं तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे एक एटम बना लेते हैं, तो एटम को जो बाहर निकाले, रिलीज करे, उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो एटम को जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अच्छा, जो ये पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो इस प्रकार से यदि कोई पूछेगा कि आयन कितने प्रकार के हो गए, तो आयन हो गए 2 प्रकार के, एक हो गए हमारे पॉजिटिव आयन और दूसरे हो गए हमारे निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन कब बनता है, तो पॉजिटिव आयन तब बनता है जब कोई एटम अपने से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। निगेटिव आयन कब बनता है, तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अच्छा, पॉजिटिव आयन का एक और नाम आता है, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, कैटायन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक और नाम से, तो एनायन बोलते हैं। ठीक है, कैटायन और ये एनायन। ठीक है यहाँ तक। अब बात ये आता है कि पॉजिटिव चार्ज और ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्या इसमें प्रोटॉन का भी ट्रांसफर होता है, तो नहीं, इसमें किसी भी प्रकार से प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन का ही सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और जिसके कारण कि उस पर पॉजिटिव चार्ज और उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो किसी भी प्रकार से प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं होता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन 2 प्रकार के, कैटायन और एनायन। ठीक है, और अधिकांशतः जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैटायन का निर्माण करते हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब जो मेटल हैं वो कैटायन का नहीं निर्माण करते हैं। इसके अलावा जितने भी हैलोजन ग्रुप हैं वो सब जो है एनायन का निर्माण करते हैं, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन है, आयोडीन है ना, ये सब क्या है ना, तो एनायन का निर्माण करते हैं। अब इसके अलावा कुछ एटम को देखते हैं, जैसे कि सोडियम है, क्लोरीन है, एल्युमिनियम है ना, फ्लोरीन है, आयोडीन है। तो ये सब जो एटम्स हैं जो कि आयन के रूप में रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मोनो एटॉमिक आयन, है ना, इसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक आयन। क्यों बोले मोनो, क्योंकि ये क्या है, एक है, एटम्स, एक एटम पर आयन का सिंबल है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक आयन। ठीक इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं अब एक से अधिक वाले को, OH-। उसी प्रकार से हम लोग देख लें तो
SO4 2 माइनस सल्फेट आयन होता है। इसके अलावा CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन, है ना। तो इन लोग में क्या है ना कि एक से अधिक एटम्स हैं, इसलिए इसका नाम पड़ता है पॉली एटॉमिक आयंस, ठीक है। और इन सबको जो है क्या रखना है, याद रखना है। क्यों? क्योंकि इनसे जब मॉलिक्यूल्स का निर्माण होगा तो उसका नाम याद रखने में हमें सुविधा होगी। जैसे कि Na+ को बोलते हैं हम लोग सोडियम आयन, है ना। अब यही रहेगा K+ तो हो जाएगा ये पोटासियम आयन, है ना। अब रहेगा NH4+, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम आयन। उसके बाद रहेगा Ca2+, इसको हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन, है ना। और अगर रहेगा NO3-, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन, है ना। अगर रहेगा S2-, तो इसको बोलते हैं हम लोग सल्फाइड आयन, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फाइड आयन बोलते हैं। तो ये सब क्या है ना, कॉमन सब कुछ मॉलिक्यूल्स पॉली एटॉमिक आयंस हैं जिसका कि हमें नाम को याद रखना है, ठीक है।